विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। यानी कि जग की सेवा करना, लोगों की सेवा करना ही एक प्रकार का प्रेम है। उससे हमें मुक्ति का द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि आगे की रचनाओं में राम और कृष्ण जो है हमेशा एक देव पुरुष के रूप में हमारे सामने आए हैं, लेकिन द्विवेदी युगीन कविता में हम देखेंगे कि राम और कृष्ण जो है वो आदर्श पुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं। गुप्त जी के हम साकेत में हम देखते हैं, राम के माध्यम से कवि कहता है, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यानी कि साकेत के राम इस भूतल को यानी कि इस तरह को ही स्वर्ग बनाने की इच्छा रखते हैं। हम देखते हैं कि ज़्यादातर इन कविताओं में अगर जो उपेक्षित नारियाँ थी, जैसे कि साकेत में जैसे कि उर्मिला के माध्यम से जो उपेक्षित नारियाँ है उनको कवि केंद्र में लाता है, और उसी प्रकार हरिओद जो उनका प्रिय प्रवास है उसमें भी हम देखते हैं कि कवि जो है उनकी जो राधा है खास करके वो एक सिर्फ प्रेमिका नहीं है, पर वो एक विश्व सेविका के रूप में हमारे सामने आती है। उनका एक रस कलश नामक एक कृति निबंध है, उसमें रस के विभिन्न प्रकार है, उनके अवयवों का चित्रण है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो परंपरागत नायिका से हटकर कवि ने जो है उनका परिवार प्रेम है, उनकी एक प्रेमिका का रूप है जो उभारने का प्रयास किया है। द्विवेदी युगीन कविता की हम तीसरी विशेषता देखें तो वो है नीति और आदर्श। द्विवेदी युग में नीति परक और आदर्शवादी रचनाएं भी लिखी गई हैं। द्विवेदी युग के पहले का जो युग है भारतेंदु युग, उसमें हमने देखा कि भारतेंदु युगीन कविता की अपनी विशेषताएं है, लेकिन वो जो कविता है अपने श्रृंगारकालीन वर्णन में, जो श्रृंगार का उसने वर्णन किया है वहाँ वो रीतिकालीन कविता से वो साम्यता रखती है। लेकिन द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में श्रृंगारिकता का इस प्रवृत्ति का पूर्ण रूप से बहिष्कार हुआ है, और वही स्थान नीति और आदर्श ने ले लिया है। वहाँ पर हम ज़्यादातर देखते हैं कि नए नए आदर्शों की स्थापना इसमें की गई है। मुख्य रूप से इतिहास पुराण से नए नए कथानक को उठाया है, प्रसंग को उठाया है। कई कल्पना के माध्यम से आदर्श चरित्रों की रचना जो है द्विवेदी युगीन कवियों ने की है। और मुख्य रूप से द्विवेदी युगीन कविता का जो प्रयोजन है उनके कवियों का वो ये रहा है कि जैसे कि आत्मगौरव है, स्वार्थ की भावना का त्याग है, और इन सब आदर्शों की वो स्थापना करना चाहता है। कवि जो है मुख्य रूप से उन्होंने जो है कुसंग है, यानी कि जिसमें मतलब जो व्यक्ति एक खल है, जो खराब उसकी संग में अगर हम पढ़ते हैं तो हमेशा ही हमारा सर्वनाश होता है, हमें कहीं भी मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। ऐसी पंक्तियाँ हम देख सकते हैं रामचरित उपाध्याय की, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से धन की मार अनल सहता है। सबसे नीति शास्त्र कहता है, दुष्ट संग दुख का दाता है, जिस पै में पानी रहता है वही खूब ओटा जाता है। प्रेम का एक आदर्श रूप जो है वो भी हमें द्विवेदी युगीन कविताओं में देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि साकेत की जो उर्मिला है वो उनका मन जो है वो प्रिय पद का विघ्न नहीं बनता है, और प्रिय प्रवास की जो राधा है वो भी प्रेम के आदर्श रूप को प्रस्तुत करती हुई एक वो जो है जन सेविका वो बन जाती है। प्रेम को यहाँ पर स्वर्ग के समान माना गया है, और उसे हृदय का आलोक माना गया है, और ईश्वर का प्रतिबिंब भी माना गया है। राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियों में हम देख सकते हैं, गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यो ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम का असंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। हास्य और व्यंग्य की प्रवृत्ति द्विवेदी युग में भी हम देख सकते हैं। द्विवेदी कविताओं में सामाजिक और धार्मिक जो है आडंबर उसका पर्दाफाश किया गया है, साथ में राजनीतिक शोषण का भी। उस वक्त हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है लोग विदेशियों का नकल करते हैं, उनका अंधा अनुकरण करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक कविता है, सर्गो नरक ठिकाना नाही, उसमें उन्होंने जो है कल्लू अल्हेद के माध्यम से गांव छोड़कर जो लोग शहर में जाते हैं और शहर में जाकर वो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हैं, उनका उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चित्रण किया है। द्विवेदी युगीन कवियों में बाल मुकुंद गुप्त,
उस युग के सशक्त हास्य व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। कहते हैं कि उन्होंने उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उनको अपनी हास्य और व्यंग्य का आलम्बन बनाया था। एक बार ऐसा हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों को, यानी कि अपने जो देश के जो लोग हैं उनको उन्होंने झूठा कहा, और तब जाके उन्होंने एक कविता लिखी। उनकी पंक्ति आप देख सकते हो। हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। सच है सभ्य देश की चीज़, तुमको उसकी कहाँ तमीज। औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डींग उड़ाना, यही पक्का सच्चापन है। सच कहना तो कच्चापन है, बोलो और करे कुछ और, यही सभ्य सच्चे के तौर। मन में कुछ मुँह में कुछ, और यही है सत्य कर लो गौर। झूठ को सच कर दिखलावे, सो ही सच्चा साधु कहाए। मुँह जिसका हो सके न बंद, समझो उसे सच्चिदानंद। यहाँ पर जो है बालमुकुंद, उन्होंने बहुत ही, हम देखते हैं कि व्यंग्य के माध्यम से लॉर्ड कर्जन को उनकी जो वास्तविकता है बताने का प्रयत्न किया है। ऐसे ही दूसरे व्यंग्यकार हैं नाथुराम शर्मा शंकर। उन्होंने भी अपनी जो कविता है उसमें वो देखते हैं कि ज़्यादातर लोग पाश्चात्य संस्कृति का फैशन में वो लोग अनुकरण करते हैं और अपनी सभ्यता को भूलते जाते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो कृष्ण जो हमारे यहाँ बहुत प्रिय रहे हैं, उनको उन्होंने ब्रजनाथ जो कृष्ण है उनको परामर्श कवि देता है कि आप जो है पाश्चात्य वेशभूषा को धारण करो। और हम देख सकते, देखो उनकी एक बहुत बढ़िया कविता है। बढ़त बुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज। फैशन फेर इंडिया भर के, गोरे गौड़ बनो ब्रजराज। गौर वर्ण वृषभानु सुता का, काढ़ो काले तन पर तोप। नाथ उतारो मोर मुकुट को, सिर पे सजो साहिबी टोप। पाउडर चंदन पोछ लपेटो, आनंद केसरी ज्योति जगाए। अंजन अखियों में मत आंजो, काला ऐनक लेहू लगाए। रवधर कानों में लटका लो, कुंडल काड मेकरा फून। तज पीताम्बर कंबल काला, डाटो कोट और पतलून। यानी कि कवि जो है कृष्ण को भी मतलब माध्यम बनाकर भारतवासियों को एक तरह से विदेशियों के प्रभाव से मुक्त होने का आह्वान देता है। प्रकृति वर्णन भी द्विवेदी युगीन कविताओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय युगीन कविता में प्रकृति स्वतंत्र रूप से आई है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस युग के कवियों ने भी प्रकृति को बहुत नज़दीक से देखा है, उसे महसूस किया है, और द्विवेदी युग में प्रकृति आलम्बन के रूप में आई है और उसमें स्थूलता है, पर ताजगी और यथार्थ के दर्शन में अवश्य होते हैं। अयोध्यासी उपाध्याय की पंक्तियों में हम प्रकृति वर्णन को देख सकते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ सी प्रभा। उसी तरह राम नरेश त्रिपाठी ने भी अपनी कविताओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। ये जो उनकी पंक्तियाँ उसमें हम देखेंगे कि उन्होंने वेगमती नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य हमारे सामने रखा है। पर्वत शिखरों पर हिम गिरकर, जल बनकर नालों में आकर, छोटे बड़े चिकने अगणित शिला समूहों से टकराकर, गिरता उठता फैन बहाता, अति खोलाहल हर हर। वीर वाहिनी की गति से कहता रहता निसी वासर। तो यहाँ पर कवि जो है नदी का बहुत सुंदर दृश्य हमारे सामने रखते हैं। इतिवृत्तात्मकता, इतिवृत्त का अर्थ है कथा की प्रधानता। द्विवेदी युग में हम देखते हैं कि ज़्यादातर प्रबंध काव्य लिखे गए। दूसरा ये भी हुआ कि उसका जो वर्ण विषय था कि ज़्यादातर परोपकार है, मुरली है, यानी कि ऐसा कोई भी विषय नहीं था जिस पर कविता नहीं लिखी गई, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य नामक निबंध उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस युग में अगर है तो हाथी चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र तक जल, समस्त पृथ्वी, समस्त आकाश, कोई भी कविता का विषय हो सकता है। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इस जीवन और जगत का कोई भी ऐसा विषय नहीं था जो इस कविता में नहीं लिया गया हो। जैसे कि परोपकार है, बालक है, ईर्ष्या है, हिंदी की अपील है, मुरली है, सज्जनों की प्रशंसा है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो इस कविता के केंद्र में रहे और इस पर अलग अलग रूप से कविताएं कवियों ने लिखी।
तो ये हुआ कि आप देखो कि द्विवेदी युग के पहले भारतेंदु युग में कविता की भाषा जो है ब्रज है। तो ब्रज भाषा अपने माधुर्य के लिए प्रसिद्ध है और उसकी तुलना में जो खड़ी बोली है जो थोड़ी नीरस हमें दिखती है, और इसीलिए ये हुआ कि ये जो विषय है उसमें एक प्रकार की नीरसता आ गई। ज़्यादातर प्रबंध काव्य लिखे गए, जैसे कि साकेत है, प्रिय प्रवास है, और एकांतवासिनी है, जयद्रथवध है, पंचवटी है, रामचरित चिंतामणि है, मिलन है, स्वप्न है, पथिक है। ये जितने भी जो है प्रबंध काव्य, उस सब में कोई ना कोई कथा केंद्र में होती थी, और प्रबंध काव्य होने की वजह से इतिवृत्तात्मकता का आ जाना आवश्यक है और वो संभव भी है। तो ये दोनों चीज़ें हुई। तो ये जो पंक्तियाँ उसमें हम देख सकते हैं, विद्या तथा बुद्धि निधि प्रदान, न ग्रंथ होते यदि विद्यमान, तो जानते क्यों कर आज मित्र, स्वपूर्वजों के हम सच्चरित्र, हे ग्रंथ दिव्यादि न एक लेते, तो भी सुशिक्षा तुम नित्य देते। तो इसी के परिणाम स्वरूप द्विवेदी युगीन कविता में जो है इतिवृत्तात्मकता आ गई है। हमने ये देखा आगे कि भारतेंदु युग में जो है कविता की भाषा जो है ब्रज भाषा रही, लेकिन द्विवेदी युग की अगर कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि है तो वो ये है कि द्विवेदी युग में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के सफल प्रयत्न और भागीरथ प्रयत्न के परिणाम स्वरूप जो है काव्य की जो भाषा है वो खड़ी बोली हिंदी रही, और ये जो उसकी एक विशिष्ट उपलब्धि है। और जो है द्विवेदी जी ने खुद तो जो है अपनी कविताओं में खड़ी बोली हिंदी को प्राधान्य दिया, इस युग के जितने भी कवि थे उनको भी प्रेरित किया। द्विवेदी जी और हरिओद की भाषा में हम देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी के दोनों रूप के हम दर्शन कर सकते हैं। एक रूप है उसका बोलचाल का सरल रूप और दूसरा है संस्कृत निष्ठ। तो उनकी हम काव्य पंक्तियाँ देखेंगे जिसमें खड़ी बोली के दोनों रूपों का हम देख पाएंगे। यदि कोई पीड़ित होता है उसे देख सब घर रोता है, देश देशा पर प्यारे भाई आई कितनी बार रुलाई, सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, विचीर्ण वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिकतानंद विद्यायिनी महा, कविंद्र कांते कविते अहो कहाँ। तो ये जो कवि जो है इनकी कविता में हम सरल रूप और उनका जो है संस्कृतमय रूप दोनों रूप हम देख सकते हैं। अगर हम द्विवेदी युगीन कविता के काव्य रूपों की हम बात करें तो द्विवेदी युगीन कविता में जो है प्रबंध भी लिखे गए और मुक्तक भी लिखे गए हैं, बहुत अच्छी मात्रा में जो है गीति काव्य भी लिखे गए हैं। प्रबंध और मुक्तक का मिश्रित रूप भी द्विवेदी युगीन कविता में हमें देखने को मिलता है। दूसरी उसकी एक विशेषता है छंद वैविध्य। तो द्विवेदी युगीन जो कविता है वो मात्र दोहा, सवैया और कविता तक सीमित नहीं रही है। उस कविता में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से हरिगीतिका है, रोला है, लावणी आदि छंदों का भी उसमें प्रयोग हुआ है और बहुत सुंदरता के साथ। अगर हम द्विवेदी युगीन कविता की उपलब्धियों के बारे में हम देखें और उसके निष्कर्ष के रूप में अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युगीन जो कविता है वो जो अपने युग की बहुत महत्वपूर्ण कविता है। इस युग के जो कवियों ने मात्र मनोरंजन के लिए कविता नहीं लिखी है, उनका एक उद्देश्य भी था और वो एक युग को एक दिशा देना चाहते थे। और इसीलिए जो है द्विवेदी जी, गुप्त जी, हरिओद जी, श्रीधर पाठक इन सब ने महत्वपूर्ण प्रयास किया है। हिंदी विषय, भाषा और शैली की दृष्टि से उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। और उसके अंत में अगर हम कहना चाहें द्विवेदी युगीन कविता की संपूर्ण विशेषताओं को अगर हम रूपनारायण पांडेय के शब्दों में देखें तो हम कह सकते हैं जैन, बुद्ध, पारसी, यहूदी, मुसलमान, सिख, ईसाई कोटि कंठ से मिलकर कह दो हम सब है भाई भाई। पुण्य भूमि है, स्वर्ण भूमि है, जन्मभूमि है देश यही, इससे बढ़कर या ऐसी ही दुनिया भर में जगह नहीं। हम देखते हैं कि ये जो उन्होंने एक समग्र देश यानी अपने देश को स्वर्ण भूमि और पुण्य भूमि कहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये उनका देश प्रेम है और ये जो विशेषताएं हैं आगे के युग में भी, छायावाद के युग में भी हमें उसका थोड़ा बहुत प्रतिबिंब भी देखने को मिलता है। इस तरह आज हमने देखा कि छायावाद के पूर्व की जो कविता आधुनिक युग की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई, भारतेंदु युग में जिन काव्य प्रवृत्तियों का बीज वपन हुआ उन काव्य प्रवृत्तियों का विकास हमें द्विवेदी युग में मिला।
तो द्विवेदी युग में जो हमें विशेषताएं देखी हम लोगों ने, जिन काव्य विशेषताएं चरम उत्कर्ष पर पहुंची, खड़े बोली जो काव्य का माध्यम बनी, उसका बीज वपन भारतेंदु युग में हुआ। जिन राष्ट्रीयता, जो राष्ट्रकवि हमें मिला मैथिली शरण गुप्त जैसा, वो राष्ट्रकवि द्विवेदी युग में हुआ, उस राष्ट्रीयता की नींव हमें भारतेंदु युग में मिली। तो इस तरह से ये दोनों युग, छायावाद के पूर्व की ये दोनों युग की कविता नए विषय वैविध्य के लिए, आधुनिक साहित्य की नींव डालने के लिए, नई सामाजिक चेतना जगाने के लिए, कैसे हमारे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ये आज हमने देखा। ज्योत्सना बहन ने हमें द्विवेदी युग की समझ दी, विशेषताएं बताई, प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा की, और भारतेंदु युग की कविता आज हमने देखी। तो ये छायावाद युग की कविता, छायावाद युग के पूर्व की कविता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार, आज इतना ही। नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।